गजा पर इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। मजीद 110 फलस्तीनी शहीद हो गए। 7 अक्टूबर से अब तक इसराइल के फजाई हमलों और जमीनी कार्रवाई में शहादतें 16,000 से तजावुज कर गई हैं, जबकि हजारों अफराद लापता हैं जिनके बारे में खदशा है कि वो मलबे तले दब चुके हैं। गजा शहर के 35 में से 26 अस्पताल मुकम्मल तौर पर बंद हो गए। इसराइली टैंकों ने एम्बुलेंस पर भी हमले किए हैं। इसराइली फोर्सेस ने जबालिया कैंप का मुहासरा कर लिया और आलमी इदारा से WHO को भी 24 घंटों में जनूबी गजा का गोदाम छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने जंग के बाद गजा की सिक्योरिटी संभालने का ऐलान कर दिया। किसी गैर मुल्की फोर्स को ये जिम्मेदारी सौंपने के इम्कान को मुस्तरद करते हुए कहा कि जंग के बाद गजा का कंट्रोल किसी बैनुल अक़वामी फोर्स को नहीं देंगे। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा ने बिजली ₹3.05 फी यूनिट महंगी कर दी। कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। कीमत में इजाफा दिसंबर के बिजली बिलों में वसूल किया जाएगा। फी यूनिट बिजली की कीमत में इजाफे के तलाक लाइफलाइन सार्फिन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। बिजली के बाद गैस भी मजीद महंगी करने की तैयारी कर ली गई। सोई नॉर्दर्न गैस ने मजीद 137.62% महंगी करने की दरख्वास्त ओगरा में दायर करवा दी। सोई नॉर्दर्न गैस ने 15 रुपए फी MM महंगी करके दरख्वास्त की है। गैस की कीमत में इजाफा 1 जुलाई 2023 से मांगा गया है। दरख्वास्त पर समाअत 11 दिसंबर से होगी। IMF से मुज़ाकरात के तहत नॉन फाइलर्स के बिजली कनेक्शन काटने का फैसला। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और आलमी मालियाती फंड IMF तकनीकी टीम के मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है। FBR और IMF तकनीकी टीम के वर्चुअल मुज़ाकरात में कंप्लायंस, रिस्क मैनेजमेंट समेत मुख्तलिफ शोबों से टैक्स की वसूली पर तबादला ख्याल किया गया। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस में बाहमी PTI और फवाद चौधरी के जेल ट्रायल का फैसला। 13 दिसंबर को अडयाला जेल में फर्द जुर्म आयद की जाएगी। वजारत दाखिला ने बानी PTI को इलेक्शन कमीशन पेश करने से मुआसरत कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुजाहिर नकवी ने अपने खिलाफ दायर शिकायत के मामले पर जस्टिस एजाजुल अहसन को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से अलग करने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को फरीक बनाया गया, जिसके साथ साबिक CCPO गुलाम महमूद डोगर के मुकदमे के ऑर्डर शीट भी मुंसलिक हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर का कहना है कि इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे और शफाफ होंगे। फिलहाल PTI और सरबराह PTI पर इंतखाबात लड़ने के लिए फर्द जुर्म आए थे। एक इंटरव्यू में कहा कि फ्री एंड फेयर पैमाने के मुताबिक इंतखाबात शफाफ होंगे। किसी रहनुमा की कितनी मकबूलियत है इसका अंदाजा इंतखाबात में हो जाएगा।
मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि नवाज शरीफ को सजा देने वाले जज ने घर आकर माफी मांगी। जज को इसी बना पर नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन सजा बहाल रखी गई है। नारोवाल में पार्टी अरकान के दरमियान नाराजगी के हल्के की वजह से है। पार्लिमानी बोर्ड मेरिट पर हल्के में टिकट का फैसला करेगा तो मामला हल हो जाएगा। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने सवाल उठाया कि दो सूबे बदअमनी की लपेट में हैं। क्या इस सूरत हाल में इंतखाबी मुहिम चलाई जा सकती है? इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने दावा किया कि डेरा इस्माइल खान, टॉनिक, लकी मरवत में पुलिस ही नहीं, रात को मुसल्लह अफराद का राज चलता है। हम इंतखाबात मुलतवी नहीं कराना चाहते, लेकिन हमें पुरअमन इंतखाबी माहौल दिया जाए। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की न्यूजीलैंड में तारीखी फतह। कीवीज के पहले खिलाफ मरतबा टी20 सीरीज जीत ली। दूसरे वुमेन टी20 मैच में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 10 रन से शिकस्त दे दी और 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बर्तरी हासिल कर ली। पाकिस्तान के 137 रन के जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 127 रन ही बना सकी। वजीर आजम ने कौमी टीम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि मेहनत जारी रखें, इंशाअल्लाह वर्ल्ड कप हमारा होगा। और जुमानवी सूफियाना कलाम को मखसूस अंदाज में गाकर अमर करने वाले अजीज मियाँ कवाल को दुनिया से रुखसत हुए आज 23 बरस बीत गए हैं। मुल्क के नामवर कवाल अजीज मियाँ 17 अप्रैल 1942 को पैदा हुए। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से MA की डिग्री हासिल की और कवाली का चुनाव किया। अजीज मियाँ कवाल ने अल्लाह ही जाने कौन बशर है, तेरी सूरत शराबी मैं शराबी समेत सैकड़ों कवालियाँ गाकर शोहरत की बुलंदियों को छुआ। उन्हें यह एजाज भी हासिल था कि उन्होंने अपनी गाई गई ज्यादातर कवालियों की शायरी भी खुद की है। हुकूमत पाकिस्तान ने 1989 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हसनैन हैदर और मैं हूं ईशा लियाकत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। तो बुलेटिन के आगाज में खबर आपको दें कि गजा पर इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां जारी हैं। डेरुल बलाह, खान यूनिस, नसीरात और ब्रिज कैंप पर इसराइली बमबारी से मजीद एक रोज में 110 फलस्तीनी शहीद हो गए। 7 अक्टूबर से अब तक इसराइल के फिजाई हमलों और जमीनी कार्रवाइयों में 16,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि हजारों अफराद लापता हैं, जिनके बारे में खदशा है कि वो मलबे तले दबे हुए हैं। इसराइल ने एक हफ्ते की जंगबंदी के बाद मजीद शिद्दत के साथ जमीनी और फिजाई कार्रवाई का आगाज कर दिया। जंगबंदी से कबल शुमाली इलाकों में कार्रवाई के बाद अब वो जुनूब की जानिब बढ़ रहे हैं। आज जंगबंदी के खात्मे के बाद से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 1000 तक पहुंचने का खदशा है। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली फौज के डेरुल बलाह के रिहायशी इलाके में फिजाई हमले में 50 अफराद शहीद हुए। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने जंग के बाद गजा की सिक्योरिटी संभालने का ऐलान कर दिया है। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि हमास के साथ जंग खत्म होने के बाद इसराइली फौज ही गजा की सिक्योरिटी का कंट्रोल जारी रखेगी। किसी गैर मुल्की फोर्स को ये जिम्मेदारी सौंपने के इम्कान को मुस्तरद करते हैं। जंग के बाद गजा का कंट्रोल किसी बैन अल-अक़वामी फोर्स को नहीं देंगे। तनाज़े खत्म होने के बाद उसे फौज के बगैर मुल्क बनाना चाहिए। गजा को अस्करियत से पाक करने के लिए सिर्फ एक ही फौज ये कार्रवाई देख सकती है और वो इसराइली फौज है। नेपरा ने बिजली 3 रुपए 5 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी।
नोटिफिकेशन के मुताबिक पिछली अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। नोटिफिकेशन में कहा गया कि बिजली की कीमत में इजाफा दिसंबर के बिजली बिलों में वसूल किया जाएगा। फी यूनिट बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक लाइफलाइन सारिफिन और के इलेक्ट्रिक सारिफिन पर नहीं होगा। आवाम हो जाए मजीद झटके के लिए तैयार, बिजली के बाद गैस भी मजीद महंगी करने की तैयारी कर ली गई। सुई नॉर्दर्न ने गैस मजीद 137.62% महंगी करने की दरख्वास्त टोकरा में दायर कर दी है। सुई नॉर्दर्न ने 1715 रुपए फी MBBTU महंगी करने की दरख्वास्त की थी। गैस की कीमत में इजाफा 1 जुलाई 2023 से मांगा गया है। दरख्वास्त 2023-24 की रेवेन्यू जरूरियात में कमी पूरा करने के लिए दायर की गई है। सुई नॉर्दर्न की जानिब से जारी इलामे के मुताबिक माली साल 2023-24 के लिए 181 अरब 51 करोड़ और 60 लाख रुपए रेवेन्यू कमी का तखमीना बताया जाता है। गैस की कीमत 2,961 रुपये 98 पैसे फी MBBTU मुकर्रर की जाएगी। सुई नॉर्दर्न का मजीद कहना था कि गैस की मौजूदा कीमत 1246 रुपये 49 पैसे फी MBBTU है। IMF से मुज़ाकरात के तहत नॉन फाइलर्स के बिजली कनेक्शन काटने का फैसला कर लिया गया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और आलमी मालियाती फंड्स तकनीकी टीम के मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई। FBR और IMF तकनीकी टीम के वर्चुअल मुज़ाकरात में कंप्लायंस, रिस्क मैनेजमेंट समेत मुख्तलिफ शोबों से टैक्स की वसूली पर तबादला ख्याल हुआ। ज़राए FBR ने बताया कि वर्चुअल मुज़ाकरात में मुनाफा बख्श कारोबार पर टैक्सों के नफाज पर भी बातचीत हुई। नॉन फाइलर्स को भिजवाए गए नोटिस पर IMF टीम को ब्रीफिंग दी गई। जरा के मुताबिक FBR ने IMF तकनीकी टीम को ब्रीफिंग में बताया है कि अब तक 7,46,000 नॉन फाइलर्स को नोटिस भेजे जा चुके हैं। इसमें नॉन फाइलर्स के खिलाफ बिजली के कनेक्शन काटने का कदम भी उठाया जाएगा। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी PTI और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी के जेल ट्रायल का फैसला। साबिक चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ ट्रायल अडियाला जेल में करने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला और वजारत कानून की राय के बाद ट्रायल का फैसला किया। साबिक चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई अडियाला जेल में होगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अडियाला जेल में कार्रवाई के दौरान दाखिले को 2 रोज में इंतजामात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत जारी। साबिक चेयरमैन PTI पर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फर्द जुर्म 13 दिसंबर को आयद होगी। मुल्क की तारीख में पहली बार इलेक्शन कमीशन जेल में ट्रायल करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चेयरमैन PTI के इलेक्शन कमीशन से नाअहली फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दरख्वास्त खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अपील वापस लेने की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। 13 सितंबर को अदालत ने फरीकैन के दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। साबिक चेयरमैन PTI ने 21 अक्टूबर का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज कर रखा था। आगे बढ़ते हुए खबर आपको देंगे कि निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ कहते हैं कि इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे और शफाफ होंगे। फिलहाल PTI और सरबराह PTI पर इंतखाबात लड़ने के लिए कदगन नहीं है। कोई गैर मामूली चीज आ जाती है तो कुछ नहीं कह सकता। एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि फ्री एंड फेयर का जो पैमाना है उसके मुताबिक इंतखाबात जरूर होंगे। इंतखाबात के जो इंतजामात हैं उससे कभी इम्कान है निस्बतन बेहतर नताइज दे सकेंगे। रहनुमाओं की मकबूलियत के सवाल पर निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि किस रहनुमा की कितनी मकबूलियत है इसका अंदाजा इंतखाबात में हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि नवाज शरीफ को सजा देने वाले जज ने घर आकर मुआफी मांगी। जज को इसी बनाह पर नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन सजा बहाल रखी गई। नारोवाल में पार्टी अरकान के दरमियान नाराजगी एक हल्के की वजह से है। जब एक एक टिकट पर 13 उम्मीदवार होंगे तो फिर छोटी मोटी नाराजगी एहतजाज तो होगा ही। पार्लिमानी बोर्ड मेरिट पर हल्के में टिकट का फैसला करेगा तो मामला हल हो जाएगा। सियासतदानों के बच्चों को ही टिकट देने पर राना सनाउल्लाह ने कहा, सियासतदानों के बच्चे अगर सियासत में दिलचस्पी लें तो इसमें अचंभे की क्या बात है।
जब एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर और इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन सकता है तो सियासतदान का बच्चा सियासत में क्यों नहीं आ सकता। तो वहीं दूसरी जानिब जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने सवाल उठाया है कि दो सूबे बदअमनी की लपेट में हैं, क्या इस सूरत हाल में इंतखाबी मुहिम चलाई जा सकती है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने दावा किया है कि डेरा इस्माइल खान, टांक, लकी मरवत में पुलिस ही नहीं रात को मुसल्लह अफराद का राज चलता है, दिन में पुलिस आ जाती है, जबकि पेशावर में भी बदअमनी के वाकयात रूज पर हैं। उन्होंने सवाल किया कि दो सूबे बदअमनी की लपेट में हैं, क्या इस सूरत हाल में इंतखाबी मुहिम चलाई जा सकती है। मौलाना फजलुर रहमान ने साथ ही ये भी कह दिया कि इसका ये मतलब नहीं कि हम इंतखाबात मुलतवी कराना चाहते हैं, लेकिन ये एक सवाल तो है, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें पुरअमन इंतखाबी माहौल दिया जाए। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया गया। स्टॉक मार्केट में आज तीसरे रोज भी जबरदस्त तेजी रही है। 100 इंडेक्स ने 63,000 की सतह अबूर कर ली। 100 इंडेक्स 519 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 63,475 पॉइंट्स पर ट्रेड करते देखा जा सकता है। माहिरीन का यह कहना है कि स्टॉक मार्केट को मुल्की मईशत की जानिब से अच्छी खबरें मिल रही हैं। माहिरीन के मुताबिक इलेक्शन के लिए फंड्स का जारी होना, IMF से अच्छे मुज़ाकरात की वजह से सरमायाकारों में तमाद पैदा हो गया है। शादी ब्याह में ढोल बजाने का हुनर ऐसा कि देखने वाले हैरान होने पर मजबूर हो जाते हैं। विरसे में मिलने वाले हुनर से बहुत से लोगों को फैन बनाने वाले मुल्तान के ढोल मास्टर उस्ताद अहमद नवाज थाप लगाकर समा बांध देते हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे राना मोहम्मद असलम से। जी असलम, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ, मेरे साथ एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो ढोलक नवाज है उनके साहबजादे मेरे साथ मौजूद है, जिनका पूरे पाकिस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में एक नाम पहचाना जाता था, फ़कीर हुसैन ढोलक नवाज। और मेरे साथ उनके बेटे, उनके साहबजादे मौजूद हैं, अहमद नवाज भाई। अहमद नवाज भाई, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। अहमद नवाज भाई, आपके वालिद साहब में पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी हर जगह पे उन्होंने अपना ये ढोल के ऊपर अपना लोहा मनवाया। जी जी जी। तो भाईजान, उसके बारे में हमें बताएंगे कि ये जो फ़न है आपने अपने वालिद साहब से सीखा है या किसी दूसरे उस्ताद से सीखा? ये जनाब वालिद से सीखे हैं, और मेरा उस्ताद कामयाब उस्ताद अहमद नवाज मुल्तान चौक से बाद में रहता है। मेरा वालिद ही है, उस्ताद ही है, 14 साल सर्विस की थी है। और अल्हम्दुलिल्लाह वालिद की तरफ ही 4 सूबे के जिले च ना है, पर उस्ताद की तरफ ही अल्हम्दुलिल्लाह मालिक का बड़ा करम है। रब की ज़ात से बहुत राजी हैं। और वालिद का इस टाइम हमारे पास ढोल मौजूद है, अब उसकी बहुत ऊंचा प्यार है। जी, इस तरह की खिला के सिंध, कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, दुनियापुर, मुल्तान डिवीज़न है। मुल्तान में काफ़ी बहुत मौजूद धारा है हमारे, जिन्हें याद करते हैं। वालिद का भी बहुत कदर करती है कि उस्ताद उस्ताद है, उस्ताद के नाल फिर ना इंसान का बनता है। ये अहमद नवाज भाई का कहना है कि जैसे कि मेरे वालिद साहब के साथ जहाँ भी मैं जाता हूँ ऐसी ही मोहब्बत और ऐसे ही प्यार मेरे साथ करते हैं। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होती है कि जिस घर में जाऊँ मैं इंशाल्लाह उनकी जो खुशियाँ हैं उनकी खुशियाँ में दिवाला करके आऊँ, ताकि लोग मुझे याद करें और मेरे फ़न से मुझे याद करें। मेरे वालिद साहब की जो कमी है वो महसूस करते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने व्यूवर को खुश करके आऊँ। जी, बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ, मेरे साथ एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो ढोलक नवाज है उनके साहबजादे मेरे साथ मौजूद है, जिनका पूरे पाकिस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में एक नाम पहचाना जाता था, फ़कीर हुसैन ढोलक नवाज। और मेरे साथ उनके बेटे, उनके साहबजादे मौजूद हैं, अहमद। नाजरीन, मुबारकपुर के नवाही इलाके अड्डा वर्कशॉप से बनने वाली रोड सियासी मुदाखलत की वजह से ताखीर का शिकार हो गई है। इलाका मकीनों को सफर में शदीद मुश्किलात का सामना। इसी पर बात करते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे मलिक अतीक लांग से। जी अतीक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मुबारकपुर के नवाई इलाके मौजा अनवराबाद में मौजूद हूँ, जहाँ अड्डा वर्कशॉप से लेकर बस्ती जुया तक का जो रोड है तकरीबन अरसा 2 महीने पहले से जो काम है ताखीर का शिकार है। मेरे साथ इस वक्त कुछ शहरी मौजूद हैं, मजीद उनसे इस हवाले से बात करेंगे। जी भाई, 3 महीने पहले रोड का काम शुरू थे, लेकिन हाल ही तक रोड नहीं बढ़ सकी।
जितने भी इतना सवारियां लंघदे ने उन्हें दा काफी नुकसान थी गया, एक्सीडेंट थी बने ते कोई भी एक्शन नहीं गिंदा पिया ना एमपी एमएनए कोई नहीं गिंदा। सारा डीसी साहब को मुतालबा है कि रोड को जल्द से जल्द तमीर कराया बने। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, शहरी का कहना था कि किसी भी एमपी एमएनए की तरफ से हमें कोई भी रिस्पांस नहीं दिया जा रहा, लिहाजा जलालपुर पीरवाला में खाद का मसनूई बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। छोटे काश्तकार खाद के हुसूल के लिए दरबदर होकर रह गए हैं। महकमा ज़राअत के अफसरान ने तमाम तर सूरत हाल पर खामोशी इख्तियार कर रखी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे ख्वाजा शहजाद अहमद से। जी शहजाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, किसान जो है पाकिस्तान की जो है ना रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। जलालपुर पीरवाला में खाद का जो बहरान है वो शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है और जो किसान हजरात है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि गंदम की बिजाई का जो ना सीज़न है, जिसकी वजह से सोना यूरिया जो ना बिल्कुल शार्ट है, मार्केट में मिल नहीं रही। अगर मिल रही है तो बहुत ज़्यादा महंगी ब्लैक में फ़रोख्त हो रही है। किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। सुबह से आते हैं और शाम को धक्के खाकर वापस चले जाते हैं। जो छोटे किसान हैं हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते हैं सवाल इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। सवेरे तो मैं आया सी, मेहरबानी नहीं थी सकती। जिन्हें जिन्हें दुकान पर पहुँचे से साकू खाद नहीं मिलती पई। एक दो बंदे नाल गाल किते से वो 5000 रुपये रेट मंगते खड़े न। वाल असां बैठे रह गए से, साले सामने वड्डा जिमीदार है, उनको घेन के वहीं डाला लोड करवा देते, साकू धक्के मार के भजा छोड़े। साकू खाद नहीं मिलती। असां छोटे ताजरे से साड़ी छोटे गंदम वाही खड़े से गंदम को खाद लावनी है। मेहरबानी करन इन अफसर हक बरदे इन एक्शन गिनन, साकू खाद गिनवा के देवें। शुक्रिया सारा, मेहरबानी। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि हम छोटे जो है ना किसान हैं, हमें खाद नहीं मिल रही, क्योंकि हमें बर वक्त खाद नहीं मिली तो हमारा जो गंदम का जो बीज है वो बहुत उसका नुकसान हो जाएगा। और इनको चाहिए कि आला अफसरान को चाहिए कि यहाँ पर जो ना छापे मारें और इनको जो ना इनकी खाद की जो किसान। खानेवाल में सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। अदरक, लहसुन, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और मटर की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान होकर रह गए। मजीद तफसीलात बता रहे हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे अदनान रसूल, जो सब्जी शॉप पर शहरी के साथ मौजूद हैं। जी अदनान, बताइएगा क्या कहना है शहरी का इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेकाम आया तो सब्जी की कीमतों में होशरुबा इजाफा होना शुरू हो गया है। जो अदरक है वो 1000 रुपये किलो से जायद में फ़रोख्त हो रहा है। जो लहसन है वो 600 रुपये किलो से जायद में फ़रोख्त हो रहा है। उसके साथ मटर है वो 250 रुपये किलो है। टमाटर जो 160 रुपये से 120 रुपये से 160 रुपये किलो के दरमियान में फ़रोख्त हो रहा है। उसके साथ अगर बात की जाए प्याज की तो प्याज 160 रुपये से 200 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। सब्जियों की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से शहरी इंतहाई परेशान है। जो रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली सब्जियों की कीमतों में इजाफा होना आम आदमी के लिए परेशानी का बायस है। मज़ीद यहाँ पर एक मेरे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात करेंगे वो क्या कहते हैं। भाई, आप यहाँ पर सब्जी खरीदने के लिए आए हैं, सब्जी की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी कमी आई, तो क्या कहेंगे इस हवाले से। सर आजकल तो ना खाने पीने के लिए इंसान 600 रुपये कमाता है और महंगाई इतनी है कि आप आलू की कीमत देख लें। आलू 150 से 120 रुपये किलो मिल रहा है। खाली प्याज 160 रुपये किलो मिल रहा है। मटर की बात की जाए तो 250 रुपये किलो है। खाली गाजर 80 रुपये किलो है। अगर इंसान चटनी से रोटी खाए तो मिर्चें भी बहुत ज़्यादा महंगाई के ऊपर है। तकरीबन 220 रुपये, 180 रुपये इस तरह रेट है मिर्चों का भी। दूसरा देखा जाए टमाटर बहुत महंगा है। टमाटर 160 रुपये, 150 रुपये किलो। जो गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की है तो इस सब्जी की कीमतों में भी कमी आनी चाहिए। तो गवर्नमेंट की जानिब से ना तो इनके ऊपर कोई इस्तेकाम लाया जा रहा, ना ही इसके ऊपर कोई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है जो इनको चेक करते हैं। तो इस हवाले से क्या मुतालबा करेंगे। सर यही है कि देखें, हमारे अफसरों को तो चाहिए कि हर चीज़ के अंदर कमी लाई जाए। खाली पेट्रोल से तो कोई नहीं ना काम चलेगा। दूसरी चीज़ों के अंदर क्योंकि हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, अब खाना पीना कमाएंगे तो खाएंगे, रेट कम होंगे तो कुछ देखेंगे अपने आगे के फ्यूचर के बारे में, वरना तो फिर दिहाड़ियों के ऊपर है कि तो नहीं इस तरह गुजारा हो सकता। जैसा कि उनकी बात सुन के कहना था कि अगर दिहाड़ियों के ऊपर गुजारा होना नामुमकिन हो गया, उनका कहना था कि हमारे अफसाने बालों को चाहिए इनके चेक एंड बैलेंस का सिस्टम करे। मजीद उनका कहना था कोई सब्जी की कीमतों में होशरुबा इजाफा होना आम आदमी के लिए परेशानी का बायस बनता जा रहा है। तो उनका ये भी मजीद सादिकाबाद में मैपको मुलाजिमीन की काम छोड़ हड़ताल जारी है। एहतजाज में साहिवाल, बहावलपुर, डीजी खान, बहावलनगर और मुल्तान के मुलाजिमीन शामिल हैं। उनका कहना है कि हजारों मुलाजिमीन का इस्तेहसाल बंद किया जाए। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे सुहेल नदीम से। जी सुहेल, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सादिकाबाद सिलाट्रोन सब डिवीजन ऑफिस में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है वो यूनियन वर्करों ने आज कलम छोड़ जो हड़ताल का जो ऐलान किया था, एहतजाज जारी है। मेरे साथ इस वक्त यूनियन के जो अहदेदार हैं मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आइए मज़ीद जानते हैं कि आज की जो एहतजाज है उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का एहतजाज हमारा नहायत अमन है और हमारे जायज़ मुतालबात हैं। पीपल्स पार्टी लाहौर के जनरल सेक्रेटरी राना जमील मंज और राना दिलशाद की काविशों से टाइगर फोर्स सजियालों में तब्दील हो गई है। तहरीक इंसाफ रायबंड के अहदेदार नदीम अशरफ सिंधु ने साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। राजा परवेज अशरफ ने पीपल्स पार्टी में शामिल होने वालों का भरपूर खैर मकदम किया। जनरल सेक्रेटरी सईद हसन मुर्तजा, खलील कामरान, इमरान अठवाल, नसीम सहोत्रा भी तकरीब में शरीक थे। पीपल्स पार्टी में शामिल होने वालों में शाहजेब, मकबूल अहमद, अंस, मोहम्मद अली, साइम समेत दीगर शामिल। दूसरे जानिब सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर अरशाद अहमद का बिजनेस सहूलत सेंटर का दौरा, बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर की वर्किंग का जायजा लिया गया। उन्होंने तमाम महकमों के नुमाइंदगान से मुलाकात की और सेंटर्स में आने वाले शहरियों की दरख्वास्तें भी सुनी। सेक्रेटरी बल्दियात ने बताया है कि लोकल गवर्नमेंट तामीराती शोबों से मुतालिक 4 सहूलियात इस सेंटर में फराहम कर रहा है। तामीराती शोबों से मुतालिक इजाजतनामों के हुसूल के लिए लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे बिजनेस सहूलत सेंटर में मौजूद हैं। रिहायशी और कमर्शियल इमारतों की तामीर के लिए 30 रोज में NOC दरख्वास्त दहिंदा को जारी किया जाएगा। कमर्शलाइजेशन कन्वर्जन का NOC सिर्फ 45 दिन में ही मुहैया किया जाएगा। नई हाउसिंग स्कीम की मंजूरी के लिए 75 रोज में NOC का इजरा यकीनी बनाया जाएगा। मजीद तफसीलात के मुताबिक हुकूमत पंजाब का कारोबारी अफराद के मसाइल के हल के लिए बिजनेस सहूलत सेंटर का कयाम तरीके इकदाम है। कारोबारी अफराद को महकमा बल्दियात समेत दीगर महकमों से मुतल्लिका सहूलियात यहाँ फराहम की जा रही हैं। आगे बढ़ते हुए खबर आपको दें कि रेलवे के डिविजनल सुपरिटेंडेंट लाहौर डिवीजन हनीफ गुल ने कहा है कि रेलवे मुलाजमीन की तनख्वाहें मामूल पर आना शुरू हो गई हैं। तनख्वाहों के दरीना मसले को नए CEO आमिर बलोच ने चार्ज लेते ही बेहतर कर दिया। फ्रेट सेक्टर की आमदनी में इजाफे के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे रिपोर्टर अली फारूक हनीफ गुल के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी अली, अपडेट कीजिएगा। जी, मैं मौजूद हूँ डिवीजनल सुपरिटेंडेंट लाहौर हनीफ गुल के ऑफिस में। उनसे पूछेंगे कि सैलरीज के क्या इश्यूज चल रहे हैं, क्या सैलरी स्मूथ हो चुकी है, इसके अलावा फ्रेट सेक्टर में बेहतरी आई है, नए CEO जो आए हैं आमिर बलोच साहब, उस हवाले से भी बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमारे सैलरीज का पिछले 2 महीनों से काफ़ी क्राइसिस चल रहा था, आपके सामने है। लेकिन जब से CEO साहब ने टेक ओवर किया है, उन्होंने इस इशू को प्रायोरिटी पे लिया है और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो जो एक इस तरह की स्ट्राइक वाली सिचुएशन थी उस पे हमने काबू पा लिया और सैलरीज की पेमेंट जो है वो काफ़ी रेगुलर है। इसमें उन्होंने 2 pronged स्ट्रेटजी अपनाई है। एक तो ये कि सैलरी एक्सपेंडिचर को खासी प्रायोरिटी दी गई है, नंबर 1 प्रायोरिटी सैलरी की पेमेंट है। दूसरा उन्होंने कहा है कि पैसेंजर और फ्रेट ऑपरेशंस दोनों में इतनी बेहतरी लाई जाए कि हमारी रेवेन्यू बढ़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम पैसेंजर रेवेन्यू को भी देखें और फ्रेट रेवेन्यू को भी देखें तो उसमें खातर खा इजाफा हुआ है। तो एक तरफ हमारी आमदनी में इजाफा हुआ है और दूसरी तरफ जो CEO साहब की पॉलिसी है कि सैलरी को प्रायोरिटी एक्सपेंडिचर रखा जाए, उसकी वजह से हम इस मसले पर काफ़ी हद तक काबू पाने में कामयाब हो गए। उसके अलावा फ्रेट पे उनकी खुसूसी तवज्जो है कि जो हमारे टर्मिनल्स हैं, अनलोडिंग पॉइंट्स हैं, उनको भी बेहतर किया जाए। मैंने खुद अभी विज़िट किया है छांगा मांगा, जिया बग्गा, प्रेम नगर, चीचू की मलियाँ, किला स्तार शाह। फिर हमने हर टर्मिनल को पे ऑफिसर्स लगाए हैं कि इस टर्मिनल के ऑपरेशन को देखना ऑफिसर्स की जिम्मेदारी है। ये उनकी हिदायत पे हमने किया है, जिसके खातिर खा नताइज हमें मिल रहे हैं। लाहौर से फ्रेट की मूवमेंट बहुत हमने उसको रेगुलर किया है। खुसूसी तौर पे कार्गो जो हमारी टाइम टेबल ट्रेन थी, लेकिन वो डेली 2-2.5 घंटे की ताहीर का शिकार हो जाती थी। तो हमने कॉन्ट्रैक्टर्स को एतमाद में लेके ये पूरी एफर्ट की है कि लाहौर से हम इसको टाइम टेबल के मुताबिक चलाएंगे और तकरीबन पिछले 1 महीने से जो इसका टाइम टेबल पाथ है उससे 10 या 15 मिनट पहले उसका डिपार्चर यहाँ से हो रहा है। तो ये वो काविशें हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान रेलवेज़ पे कस्टमर्स का फ्रेट सेक्टर में और पैसेंजर्स का जो है ना वो पैसेंजर सेक्टर में एतमाद बहाल हो रहा है। बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू सुनिए। सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये थी जो उन्होंने बताई कि मुलाजमीन की और मजदूरों की तनख्वाहें स्मूथ होती जा रही हैं, जो बर वक्त बना। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ सदर डिवीजन की इश्तेहारियों और मफरूरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। एक कैटेगरी के 5 खतरनाक इश्तेहारी मुल्जमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जमान में हैदर अली, सलमान, अब्दुल्ला, मोहम्मद अरफान और अली रजा नामी शख्स शामिल हैं। मुल्जमान
कत्ल, इकदामी कत्ल, डकैती और रॉबरी जैसी संगीन नौयत के दर्जनों वारदातों में पुलिस को मतलूब थे। मुलजमान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती करते और लोगों का कीमती माल लूट कर फरार हो जाते थे। मुलजमान को पेशावराना सलाहियतों, जदीद टेक्नोलॉजी को बरोकार लाते हुए गिरफ्तार किया गया। DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट लाहौर कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक ने DSP सदर मेहदी काजमी और उनकी टीम को शाबाश और तारीफी सर्टिफिकेट भी दिए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलाफ डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि जाली अकाउंट्स बनाकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड सेट करने वालों का अपना माइंडसेट आया हो गया। इस माइंड को सेट करने की जरूरत है ताकि दोबारा मुल्क मुखालिफ माइंडसेट ना बन सके। जाली अकाउंट्स बैरूनी इमदाद की एक शक्ल है जिसे जाती मुफाद के लिए इस्तेमाल किया गया। मुल्की मफाद कुर्बान करके जाती मफाद हासिल करने वाला कभी कौम का सच्चा लीडर नहीं बन सकता। उनका कहना था कि इद्दत में खदमत का सिला पाने वाली खातून अव्वल ने साबिका वज़ीर आज़म को ज़हनी मफलूज बनाए रखा। पाकिस्तान एक जिंदा हकीकत है जो हमेशा कायम रहेगी। इसके मुखालिफ ऐसे आया होते रहेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ऐसे तमाम अकाउंट्स के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का मुतालबा करती है। मुल्क को खुशहाल करने वालों और मुल्क को बदहाल करने वालों में फर्क वाज़ेह हो चुका है। और पंजाब रीजन में जारी इंसदाद बिजली चोरी मुहिम को 88 रोज मुकम्मल हो चुके हैं। मुहिम के दौरान 33,155 मुलजमान बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। 32,500 से ज्यादा चोरी करने वाले कनेक्शन मालिकान के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई हैं। 31,500 से मुकदमात जायद दर्ज हो चुके हैं। अब तक कार्रवाइयों में 15,500 से ज्यादा मुलजमान को गिरफ्तार भी किया गया। बिजली चोरों को अब तक 5,53,06,716 यूनिट्स चार्ज किए गए हैं, जिनमें कीमत 2 अरब 16 करोड़ 98,96,337 रुपए बताई जाती है। 24 घंटों के दौरान 335 कनेक्शंस को मनकता किया गया है। 157 के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हैं, जबकि 15 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पकड़े जाने वाले कनेक्शंस में 2 ज़राई, 8 कमर्शियल्स और 325 डोमेस्टिक थे। तमाम कनेक्शंस मुनक़ता करके 3,38,261 यूनिट्स डिटेक्शन बिल की मद में चार्ज के लिए, जिनकी मालियत 1,31,00,000 रुपए बताई जाती है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि मुल्क को दरपेश मसाइल और चैलेंजेस से कमजोर हुकूमत न बर्दाश्त नहीं हो सकती है। गैर जानिबदाराना इलेक्शन में अवाम की ताकत से आई हुकूमत अवाम के मसाइल हल कर सकती है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राना इरफान हैदर की इस रिपोर्ट में। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने पीपल्स सेक्रेटेरिएट सेंट्रल पंजाब मॉडल टाउन में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको याद होगा कि हमने आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली भी मनाई थी, जिसमें हमने हर मुकातब फ़िक्र को असम्बली हॉल में मदऊ किया, जिसमें अक़लियतें भी थीं, ख़वातीन भी थी, नौजवान भी थे, फार्मर पार्लियामेंटेरियन भी थे, इवन जुडिशरी को भी इनवाइट किया गया। और मुझे बहुत अच्छा लगता है हमेशा ये कहते हुए कि मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने वहाँ वो तशरीफ़ लेकर आए और आइन के हवाले से उन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें की। देखिए, बात यह है कि 8 फरवरी को इलेक्शन का दिन मुकर्रर हो गया और पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो इलेक्शन मोड में चली गई। और इलेक्शन जो है, हर पार्टी को ये कोशिश करनी चाहिए कि ये इलेक्शन किसी तौर पर भी कंट्रोवर्शियल ना। मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये दरख्वास्त भी है तमाम जमातों से, तमाम अकाबरीन से, क्योंकि अगर आप इलेक्शन प्रोसेस को कंट्रोवर्शियल कर लेते हैं तो उस इलेक्शन के नतीजे में जो हुकूमत बनती है वो डिलीवर नहीं कर सकती, वो कमज़ोर और कंट्रोवर्शियल हुकूमत होती है। मुल्क को जो मसाइल और जो चैलेंजेस दरपेश हैं वो ऐसे हैं कि मैं समझता हूँ कि कोई कमज़ोर कंट्रोवर्शियल हुकूमत जो है वो उनसे बरसर पैकार नहीं हो सकेगी।
اور ضرورت اس وجہ سے ہے، یہ ہماری قومی ضرورت ہے، یہ پاکستان کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر جماعت کی ضرورت ہے، ہر ووٹر کی ضرورت ہے کہ ہمارے ملک میں صاف شفاف غیر جانبدارانہ انتخابات کا انعقاد ہو اور اس کے نتیجے میں ایک صاف ستھری پاکستان کے عوام کی امنگوں کے مطابق प्रेस कॉन्फ्रेंस में हसन मुर्तजा, राना फारूक सईद, समीना घुरकी, राना जवाद, असलम जुल, जमील मंच, फैसल मीर, राना रिजवान, नरगिस खान, डॉक्टर खयाम हफीज, इलामा यूसुफ, ऐवान, यासिर बारा। निगरान सूबाई वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम की जनरल अस्पताल में घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने वाली रिजवाना की सेहतयाबी पर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। निगरान सूबाई वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम सेहतयाब होने वाली मासूम बच्ची रिजवाना से उसके कमरे में मिले। आज की चीफ गेस्ट सेहतयाब होने वाली हमारी बेटी रिजवाना है। रिजवाना जनरल अस्पताल में 4 माह तक जेरे इलाज रही। रिजवाना की मजमूई तौर पर 13 सर्जरीज हुई हैं। रिजवाना का इलाज करने वाली डॉक्टर्स और नर्सेस की तमाम टीम को खराजे तहसीन पेश करता हूँ। रिजवाना को तालीम और तरबियत के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो और सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल के हवाले किया जा रहा है। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम रिजवाना की मजीद देखभाल के लिए चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो और महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल के अफसरान पर मुबनी कमेटी तश्कील दे दी गई। अदबिस्तान सूफिया स्कूल सिस्टम के तहत गजा फंड प्रोग्राम में नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की शिरकत। अदबिस्तान सूफिया स्कूल सिस्टम के तहत मजलूम फलस्तीनी बहन भाइयों की मदद के लिए अल-खिदमत फाउंडेशन को 46,23,000 रुपए दे दिए गए। मजीद जानते हैं रिपोर्टर आसिम बदर की रिपोर्ट में। अरबिस्तान सूफिया स्कूल सिस्टम के तहत गजा फंड प्रोग्राम नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच उम्मीदवार PP 169 इंचार्ज मीडिया कमेटी बनो काबिल प्रोग्राम जनरल सेक्रेटरी अल खिदमत फाउंडेशन लाहौर डॉक्टर एजाज नजीर रहनुमा जमात इस्लामी हाफिज अहमद उमैर हाजी अब्दुल लतीफ डायरेक्टर अरबिस्तान सूफिया ट्रस्ट ख्वाजा आसम आलिया आसम अब्दुल करीम की शिरकत। अरबिस्तान सूफिया स्कूल सिस्टम के तहत मजलूम फलस्तीनियों की मदद के लिए अल खिदमत फाउंडेशन को 46,23,000 कैश दिया गया। अरबिस्तान स्कूल सिस्टम के तहत तलबा व तलबात की स्कूल असम्बली में चेक लियाकत बलोच को पेश किया गया। अल खिदमत फाउंडेशन मुसलसल मजलूम फलस्तीनी कौम की मदद के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं। अरबिस्तान सूफिया स्कूल सिस्टम के अहबाब के मशकूर हैं जो अल खिदमत फाउंडेशन पर एतमाद कर रहे हैं। लियाकत बलोच लाहौर के नौजवानों के लिए भी अल खिदमत की प्रोग्राम के लिए बनो काबिल लाहौर प्रोग्राम शुरू किया है। नौजवानों के लिए IT प्रोग्राम बनो काबिल बेहतरीन पाकिस्तान बास्केटबॉल फेडरेशन के नायब सदर मोहम्मद सदीक का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हासिल करने के बाद गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 2 पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। स्कूल स्टाफ और बास्केटबॉल खिलाड़ियों की जानिब से पुरवकार तकरीब का भी इनेकाद किया गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अरशद महमूद एजाजी तकरीब में ही मौजूद हैं। जी राशिद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 2 में। यहाँ पे मेरे साथ मोहम्मद सदीक साहब मौजूद हैं। ये पाकिस्तान बास्केटबॉल फेडरेशन के नायब सदर भी हैं। इनके एजाज़ में आज एक तकरीब का इनेकाद किया गया है। इस वक्त मेरे साथ ये मौजूद हैं। ये किस हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया है या किस एजाज़ में, इनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। ये जो तकरीब है ये मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड GHQ रावलपिंडी में दिया गया है। ये मेरी स्पोर्ट्स बास्केटबॉल की खिदमात के ऑनर में मुझे ये अवार्ड दिया गया है। मैंने 1977 से बास्केटबॉल शुरू किया है। मैं उसके बाद ख़ुद भी पाकिस्तान खेलता रहा हूँ। बड़े लेवल पे मैंने इंशाल्लाह खेला है और पाकिस्तान वुमेंस टीम की मैंने कोचिंग भी की है। और मुझे मैंने तमाम डिपार्टमेंट को नेवी, एयरफोर्स, वापडा, बैंक, इन तमाम टीमों को मैंने पाकिस्तान लेवल के प्लेयर दिए हैं। और मेरे प्लेयर जो हैं एक वक्त में जो टीम बांग्लादेश की गई थी 12 में से 5 प्लेयर जो थे वो हरीपुर से बिलोंग करते थे, जिसकी वजह से मुझे उस वक्त के DG ब्रिगेडियर इक़्तिदार साहब ने वहाँ GHQ में बुलाकर अप्रिशिएट किया और मुझे वहाँ पर मेरी कमेटी पार्टी की हौसला अफजाई की। और अल्लाह के फजल से इस वक्त भी हमारी जो बास्केटबॉल है वो स्कूल लेवल पे हम डिस्ट्रिक्ट में चैम्पियन हो गए हैं, क्रिकेट में चैम्पियन हो गए हैं, हैंडबॉल में चैम्पियन हो गए हैं। सर ये बताएं कि आपके जो शागिर्द हैं
आजकल कौन कौन से महकमों में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और कौन कौन से महकमों में मतलब है वो अपने खेलों का मुजाहरा कर रहे हैं? जी जी, ये पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयर फोर्स, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान आर्डिनेंस फैक्ट्री में ये हमारे जो शागिर्द हैं काफ़ी मकदार में खेल रहे हैं, काफ़ी तादाद में हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था। बल्कि मैं ये बताता चलूँ कि ये मुल्क पाकिस्तान में आवाम की सेहत व बहबूद के लिए मसरूफ़ अमल सफ़े अव्वल के फलाही इदारे डेफ पाक ने अपने खैर खा ब्रांड के तमाम असासाजात बाज़ाब्ता तौर पर महकमा बहबूद आबादी हुकूमत पंजाब के हवाले कर दिए हैं, जो खिदमत के सफ़र का अहम संग मेल है। इस सिलसिले में आबारी होटल लाहौर में शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान में बहबूद आबादी के शोबे से मुतल्लिक रोजगार शख्सियात, अहम हुकूमती अहदेदारान और पुरअज़्म फ़रीक़ैन की कसीर तादाद में भी शिरकत की। इस मौके पर मुतादिद शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले मुकर्रीन ने अपने ख्यालात और तजुर्बात का भी इजहार किया। फ़िक्र अंगेज़ मबाहसों, मालूमाती प्रेजेंटेशंस और बाहमी गुफ्तो शनीद पर मबनी सेशंस का भी इनेकाद हुआ, जिनमें पाकिस्तान में आवाम की सेहत और बहबूद आबादी से मुतल्लिक सहूलियात के फ़रोग पर भी बात की गई है। 90 मिलियन पाउंड मालियत का प्रोग्राम पाकिस्तान में मुखय्यर हजरात के एहतियात पर चलने वाला बहबूद आबादी का सबसे बड़ा इक़दाम है, जो मुख्तलिफ ज़राए और दर्जनों में काम करने वाले ब्रांड्स खैर पाक के जरिए ही रवैयों में तब्दीली लाने के लिए कोशा है। इस इदारे का बुनियादी मकसद ख़ानदानी मनसूबाबंदी की राह में हाल रुकावटों को दूर करते हुए जदीद माने हमल अद्वयात की तलब को बढ़ाना था। इस इक़दाम ने मुआशरती रुकावटों का मुकाबला करते हुए ख़ानदानी मनसूबाबंदी के ज़राए को अवामी सतह पर काबिल कबूल बनाने में अहम किरदार अदा किया और इस मद में 95 मिलियन अफराद तक बजरिया टेलीविजन, 20 मिलियन अफराद तक बजरिया प्रिंट मीडिया आउटडोर और 36 मिलियन अफराद तक बजरिया सोशल मीडिया और 5.4 मिलियन अफराद तक बराह रास्त रसाई हासिल की गई। खैर खा मुहिम की तवाज़ुन के अनवान के तहत की गई तशहीरी मुहिम को हुकूमती सतह पर शानदार पज़ीराई हासिल हुई है और सदर मुमलिकत समेत मुख्तलिफ सियासी और हुकूमती शख्सियात ने भी इसमें हिस्सा लिया। तकरीब में सेक्रेटरी पॉपुलेशन सलमान एजाज और महकमा बहबूद आबादी के डायरेक्टर जनरल समन राय और इस शोबे से तल्लुक़ रखने वाली दीगर मारूफ शख्सियात ने भी भरपूर शिरकत की है। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।